सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और आज की पढ़ाई पुनः व्याकरण से ही होगी। कल मैं आपको क्रिया के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ दी थी, लेकिन वो अधूरा रह गया था समयाभाव के कारण, इसलिए मैं आज इसे पूरा कर देना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात और कि आज के बाद पुनः व्याकरण की पढ़ाई फिलहाल नहीं होगी। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, शायद आप लोगों को भी जानकारी मिल ही गई होगी कि आप लोगों का परीक्षा होने वाला है, एग्ज़ाम 2 जुलाई से शायद परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है। तो 2 बार तो मैं पाठ को जो है सो पुनरावृत्ति कर चुका हूँ, लेकिन अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पुस्तक से ही कुछ आप लोगों को पुनः पढ़ा देना चाहूँगा। तो आइए, कल जो मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था, आपके जेहन में तो बात होगी ही, क्योंकि कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 24 घंटे हुए हैं। 24 घंटे के दरमियान आपको जो जो बात मैंने बताई है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों के दिलो दिमाग में वो बात बिल्कुल होगा, या नहीं अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घसक गया होगा तो उसको पुनः मैं आपको उस जगह पर उस चीज़ को ला देना चाहूँगा। लाते हुए तब मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। क्रिया के बारे में मैंने आपको कल बतलाया था कि संज्ञा सर्वनाम के द्वारा बाकी में जो भी काम किया जाता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल धातु हैं। क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है। लिखना में लिख धातु हो गया, पढ़ना में पढ़ धातु हो गया। क्रिया के मूल शब्द को जो है सो कि धातु कहते हैं, और उसमें प्रत्यय लगा दीजिए तो क्रिया हो गया। तो प्रत्यय क्या लगेगा? अलग अलग ढंग के प्रत्यय लगते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय, क्योंकि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय जो होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के बाद लगता है, और क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय ही होते हैं। इसलिए धातु में जो प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाया जाता है वो कृदंत प्रत्यय होता है। अब आइए, धातु मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं कल पढ़ाया था कि एक मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु भी कल मैंने आपको पढ़ाया था। मूल धातु क्या होता है? जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, किसी अन्य शब्दों पर वह आश्रित नहीं होता है, तो उसे मूल धातु कहते हैं। मूल धातु में लिख, अब लिख में ना लगा दीजिए लिखना हो गया, नहीं, लिख में बट प्रत्यय लगा दीजिए तो लिखावट हो गया। तो लिख से बहुत सा शब्द बन सकता है, लेकिन मूल धातु लिख है जो मूल धातु कहलाता है। तो लिख हुआ, पढ़ हुआ, जा हुआ, आ हुआ, खा हुआ, पी हुआ, ये सब मूल धातु हुआ। अब आपको यौगिक धातु के संदर्भ में भी मैंने कल आपको पढ़ाया था कि यौगिक में जो धातु होते हैं उनको किसी न किसी रूप में अन्य शब्दों पर आश्रित होना होता है, और उनके मेल से ही यौगिक धातु का निर्माण होता है। अब जैसे देखिए, यौगिक धातु में खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा,
पढ़ से पढ़ा, है ना, पढ़ना से भी पढ़ा। तो ये सब में देखिए शब्द जिस धातु के जो धातु किसी अन्य शब्द पर आश्रित होता है वो यौगिक धातु होता है, और जो किसी पर आश्रित नहीं होता है मूल धातु होता है। इसके संदर्भ में मैं कल भी आपको जानकारी दिया था। अब यौगिक धातु जो है उसकी रचना 3 तरहों से की जाती है। एक तो धातु में प्रत्यय लगाने से, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक क्रिया सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। दूसरा, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। कई धातुओं को एक साथ मिलाने के बाद जो शब्द बनता है वो संयुक्त धातु कहलाता है। तीसरा है संज्ञा या विशेषण, है ना, इन्हीं दोनों से नाम धातु बनाई जाती है। इसमें 2 ही चीज़ से बनाई जाती है, संज्ञा या विशेषण से। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनाई जाती है। प्रेरणार्थक के बारे में भी मैंने आपको कल बतला दिया था कि जब संज्ञा किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, दूसरे को प्रेरित करता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। लिखना का लिखाना और लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। पढ़ना के पढ़ाना और पढ़वाना ना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो आना आना जिसमें लगेगा क्रिया में ना, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। उठना, उठाना, उठवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। तो ये लिखना जो है ना, सो क्या हो गया, ये हो गया मूल क्रिया हो गई। और प्रेरणार्थक क्रिया 2 तरह का 2 होते हैं। जैसे एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक और तृतीय प्रेरणार्थक। तो द्वितीय प्रेरणार्थक में हो गया उठना का, उठाना जो है सो द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया, उठवाना तृतीय प्रेरणार्थक हो गया। तो एवं प्रकार से अब संज्ञा ये क्रिया के वर्ग का अन्य सदस्य हैं। जैसे ये तो व्युत्पत्ति के विचार से आपको मैं बतलाया कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, मूल और यौगिक। लेकिन अब रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद आप जानिएगा। रचना के आधार पर भी 2 ही भेद होते हैं क्रिया के। रचना के आधार पर भी क्रिया के 2 ही भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांजिटिव भाग और इंट्रांजिटिव भाग। हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो फिर आपको ये जानना जरूरी है कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया कहते हैं कि देखो, अर्थ इसका जब विग्रह करोगे, इसको विच्छेद करोगे तो खुद इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जो कर्म के साथ हो वैसी क्रिया, जो कर्म के साथ हो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और वैसी क्रियाएं जो कर्म के साथ न हो अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। बस मोटा मोटी। अब राम विद्यालय जाता है, इसमें आप पहले इस वाक्य में राम विद्यालय जाता है, इसे
राम विद्यालय जाता है। इस वाक्य में राम हो गया कर्ता, जाना क्रिया, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, और ये तो सहायक क्रिया है, और ये जो हुआ यही में कर्म हुआ। जब आप प्रश्न कीजिएगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, और उसका जवाब जब आपको मिल जाएगा तो वो सकर्मक क्रिया हुआ, जवाब नहीं मिला अकर्मक क्रिया हुआ। इसी वाक्य में अगर हम इसी को हम चेंज कर दें कि राम जाता है, राम जाता है, तो यहाँ राम कर्ता हो गया, जाना क्रिया हो गया, कर्म है ही नहीं, तो ये वाक्य अकर्मक क्रिया में आ जाता है। यहाँ जाना जो है कर्मक क्रिया है, और यहाँ जाना जो है सकर्मक क्रिया है। क्योंकि यह कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है, ये कर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। प्रश्न कीजिए ना कि राम कहाँ जाता है, इसमें जवाब आपको नहीं मिलेगा। सिनेमा देखने जाता है कि सर्कस देखने जाता है, कि बॉम्बे जाता है कि कोलकाता जाता है, कहाँ जाता है, इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रिया है, और जिसमें कर्म जुड़ा हुआ हो उसे सकर्मक की क्रिया कहते हैं। जहाँ तक इसके परिभाषा का सवाल है, सकर्मक की परिभाषा है कि जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वो कर्मक क्रिया हो गया। क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो ये सब क्रिया के ही परिवार के सदस्यगण हैं। सकर्मक और अकर्मक समझ गए। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे वह लजा रही है, इसको वह लजा रही है, ये अकर्मक क्रिया हो गया। नहीं, वह तुम्हें लजा रही है, तुम्हें लग गया, इसलिए सकर्मक क्रिया हो गया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें दो कर्म होते हैं, एक कर्म से काम नहीं चलता है, उस वाक्य में दो कर्म होते हैं। जैसे राम नहाकर भोजन करता है, राम नहाकर भोजन करता है। तो राम यहाँ हो गया कर्ता, करना हो गया क्रिया, ये हो गया सहायक क्रिया। लेकिन नहाकर क्या है और भोजन क्या है? तो नहाकर हो गया कर्म, ये हो गया कर्म, और भोजन भी हो गया कर्म। तो इस वाक्य में दो कर्म होते हैं। नहीं, नहीं, तो यहाँ पर जो है तो देखिए, नहाकर का मतलब है नहाना, ये भी हो गया, नहाना भी हो गया क्रिया, नहाना भी क्रिया हो गया, गलत लिख दिए, ये क्रिया हो गया, नहाना भी क्रिया। ये जो वाक्य मैं आपको दिया हूँ इसका ये उदाहरण है, दूसरे चीज का ये उदाहरण है। और भोजन करना, भोजन जो हो गया सो कर्म हो गया, करना हो गया कर्ता, क्रिया, क्रिया।
तो इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, तो ये भी समझ लीजिए, यह भी एक क्रिया के परिवार का ही सदस्य है, जिसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया में जिस वाक्य में दो तरह की क्रिया होती है और एक क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राम नहाकर भोजन करता है, नहाकर क्रिया है, और भोजन करना जो क्रिया है, तो यहाँ ये भी क्रिया है, लेकिन इससे पहले की क्रिया है नहाकर, तो ऐसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। और द्विकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं हो गया कर्ता और लड़के को हो गया कर्म, वेद भी हो गया कर्म। यहाँ जो हम लिखे थे नहाकर तो क्रिया है, भोजन करना क्रिया है, तो ये तो वाक्य दूसरा हो गया। हम आपको ये प्रेरणार्थक क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया का हम आपको उदाहरण दे दिए थे, समझे कि नहीं? ऐसे वाक्य जिसमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं और जो पहली क्रिया होती है वही क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और ऐसे वाक्य में जिसमें दो कर्म होते हैं, इसमें तो दो क्रिया है, इसमें दो कर्म है। जैसे कर्म है, ये लड़का कर्म है और वेद भी कर्म है, तो एवं प्रकार से दो कर्म है, तो इस वाक्य को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के संदर्भ में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। जितना आपको चाहिए आपके कार्य क्षेत्र में क्रिया से संबंधित जो चीज़ पढ़ना है, सीखना है, सारे चीज़ों को मैंने बता दिया हूँ। अब आगे की पढ़ाई फिर पुस्तक से होगी, किताब से होगी, और इसलिए कल से फिर किताब की ही पढ़ाई होगी, व्याकरण की किताब पढ़ाई नहीं होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।